आप भी टॉपर बन सकते हैं। तीसरी बात, रहन सहन और वातावरण का प्रभाव। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान दुनिया के लिए उदाहरण बने तो उसमें प्रारंभ से ही सादा जीवन, उच्च विचार की भावना भरें और सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराएं। सादा जीवन, उच्च विचार। आपकी सफलता आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी क्षमता के साथ साथ कुछ अन्य तत्वों के द्वारा भी प्रभावित होती है और उन तत्वों में आपके रहन सहन को भी शामिल किया जाता है। यद्यपि एक विद्यार्थी का रहन सहन उसके परिवार के रहन सहन से प्रभावित होता है, लेकिन टॉपर विद्यार्थी उस रहन सहन में कुछ सुधार कर लेते हैं। जैसे पहनने का वस्त्र पुराना हो सकता है, लेकिन उसे साफ सुथरा करके पहनना अच्छी बातों में शामिल किया जाता है। आपका जूता पुराना हो सकता है, लेकिन उसे पॉलिश करके चमकदार बनाया जा सकता है। टॉपर विद्यार्थी अपने रहन सहन को सादा रखते हैं, क्योंकि भड़काऊ और आडंबरपूर्ण रहन सहन जहां एक ओर खर्चीला होता है, वहीं दूसरी ओर उसे बनाए रखने एवं उसके अनुरूप स्वयं को ढालने में समय का अपव्यय होता है। और टॉपर विद्यार्थियों के पास समय का ही अभाव होता है, क्योंकि उनका अधिकांश समय अपने अध्ययन व ज्ञानवर्धन में लगता है। सादा रहन सहन दिमाग को उच्च विचारों और सीधी तथा वास्तविक सोच की ओर ले जाता है। सादा और समयानुकूल रहन सहन आपको दुर्व्यसनों से भी मुक्त रखेगा, ऊंचा सोचने का समय देगा। इसलिए कहा गया है, सादा जीवन, उच्च विचार। अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति हेनरी फोर्ड इतनी सादगी से रहते थे कि उनकी सादगी पर लोगों को विश्वास नहीं होता था। एक बार की बात है, उन दिनों हेनरी फोर्ड का सूट पुराना हो गया था, कहीं कहीं से वह फटने भी लगा था। उनके सेक्रेटरी ने कहा, अब एक नया सूट सिलवा लेना चाहिए, क्योंकि पुराने सूट को देखकर लोग क्या कहेंगे। फोर्ड बोले, इस समय अन्य कार्यों के लिए धन की बहुत जरूरत है, अभी तो सूट की मरम्मत कराकर काम चलाया जा सकता है। वैसे भी लोग कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि सभी जानते हैं कि मैं हेनरी फोर्ड हूँ। उन्होंने नए सूट पर धन नहीं लगाया। कुछ दिन बाद उन्हें इंग्लैंड जाना था। सेक्रेटरी ने फिर कहा, आप विदेश जा रहे हैं, अब तो नया सूट सिलवा लेना चाहिए। फोर्ड बोले, मुझे विदेश में जानता ही कौन है, अभी इस सूट से काम चल जाएगा। कहते हैं हेनरी फोर्ड ने सादगी और उच्च विचारों का वरदान एक साथ पाया था, तभी तो वे मोटर व्यवसाय में दुनिया में सिरमौर थे। आपके रहन सहन से आपकी सोच भी प्रभावित होती है। एक बार मुंबई की बहुमंजिली इमारतों के फ्लैटों में रहने वालों का सर्वेक्षण किया गया। इन फ्लैटों में बड़ी बड़ी संस्थाओं के उच्च पदों पर काम करने वाले लोग रहते थे। जब उनसे पूछा गया कि वे इतनी ऊंचाई वाले फ्लैटों में क्यों रहते हैं, तो उनका जवाब था कि ऊंचाई पर निवास करने से हमारी सोच भी ऊंची रहती है। हम गंदी, हताशा वाली और निचली सोच से दूर रहते हैं। विद्यार्थियों की आयु कम होती है, उन्हें अभी जिंदगी का अनुभव नहीं होता, अतः हो सकता है कि अभी रहन सहन के संबंध में उनका दिमाग न जा रहा हो, या वे रहन सहन के महत्व को न दे पा रहे हों। ऐसे में हम माता पिता का कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने बच्चों के रहन सहन और उनके विचारों में उच्चता और सकारात्मकता लाने की कोशिश करें, ताकि वे किसी आडंबर में अपना समय न नष्ट करें, अपना पूरा समय पढ़ाई में लगाकर परीक्षा में टॉप करें। वातावरण का प्रभाव। कार्यस्थल का वातावरण और आसपास उत्पन्न किया गया भाव ही हमारी कार्य क्षमता और हमारे नतीजों को प्रभावित करता है। जब तक आपके अंदर टॉपर बनने का भाव पैदा नहीं होगा, तब तक आपका परीक्षा में टॉपर बनना मुश्किल होगा, क्योंकि जो व्यक्ति किसी बात को जिस भाव से ग्रहण करता है, उसे वह उसी भाव से प्राप्त होता है। कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने चरखे पर सूत काटकर स्वराज ले लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्या चरखा युद्ध में काम आया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन चरखे पर सूत काटने से एक तो लोगों में मेहनत की आदत का विकास हुआ और स्वयं के द्वारा काटे गए सूत के वस्त्र पहनकर अपनेपन का भाव जागा, यानी स्वदेशी की भावना जागृत हुई। रहीसी का अहंकार टूटा और देश की सारी जनता एक ही भाव से जुड़ गई।
गांधी जी ने चरखे के माध्यम से अपने लोगों में स्वदेशी की भावना का विकास करके स्वराज ले लिया। देखा आपने, वातावरण के प्रभाव से बिना हथियारों के भी युद्ध जीत लिया गया। विद्यार्थी को भी अध्ययन का उचित वातावरण न मिले तो उसके लिए सफलता कठिन हो जाती है। मैसूर का चंदन, नागपुर के संतरे, भुसावल के केले, मलिहाबाद के दशहरी आम क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि यह वस्तुएं वहां के वातावरण में ही उच्च कोटि की होती है। वैसे तो यह वस्तुएं पूरे देश में उगाई जाती है, लेकिन उनका स्वाद व गुणवत्ता भिन्न होती है, अर्थात हमारे कार्य को वातावरण प्रभावित करता है। श्रवण कुमार अपने माता पिता के परम भक्त थे, सपूत कहे जाते थे। एक बार वे अपने अंधे माता पिता को बंगही में बैठाकर यात्रा पर जा रहे थे। वे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से गुजर रहे थे। जैसे ही उन्होंने मेरठ क्षेत्र में प्रवेश किया, वैसे ही उनके मन में विचार आया, मेरे माता पिता अंधे जरूर हैं, लेकिन लंगड़े लुल्ले नहीं हैं। यह तो स्वयं पैदल चल सकते हैं, मैं इन्हें कंधे पर लाद कर क्यों चलूं? उन्होंने अपने माता पिता को बंगही से उतार दिया और बोले, आप लोग अपने पैरों से स्वयं पैदल चलो। श्रवण के माता पिता को आश्चर्य हुआ कि उनके सपूत को आज क्या हो गया है। पिता बोले, बेटा तुम्हारी बात में दम है, लेकिन यह तो बताओ कि इस समय हम कहां पर हैं? श्रवण कुमार ने बताया कि यह मेरठ क्षेत्र है। पिता बोले, बेटा हम आगे से पैदल ही चलेंगे, लेकिन हमें कुछ दूर तक इस क्षेत्र से तो निकाल दो। हम आज की रात यहाँ पर ठहरना नहीं चाहते। श्रवण कुमार मान गए। जब वे अपने माता पिता को लेकर मेरठ क्षेत्र से बाहर निकले तो श्रवण कुमार पर वज्रपात जैसा हुआ। वे फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, हाय मैंने यह क्या किया? अपने अंधे माता पिता को पैदल चलने को कहा। पिता बोले, बेटा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिस क्षेत्र में तुम्हारे मन में यह विचार आया वह मप नामक दानव का क्षेत्र था। मप दानव ने इसी क्षेत्र में अपने माता पिता की हत्या की थी। अतः इस क्षेत्र में माता पिता के अनादर का भाव था। तुम्हारे ऊपर उसी वातावरण का प्रभाव हुआ था। एक दूसरे प्रसंग में एक मनोवैज्ञानिक ने एक छोटा सा प्रयोग किया। वह जानना चाहता था कि यदि किसी बात को बार बार कठिन है, मुश्किल है, असंभव है कहा जाए तो यह बात क्या वास्तव में कठिन हो जाती है। उसने विश्वविद्यालय की एक गणित की क्लास का चुनाव किया। उस क्लास में 20 विद्यार्थी थे। सभी विद्यार्थी लगभग समान क्षमता व समान बुद्धि स्तर के थे। क्लास के पहले 10 विद्यार्थी को एक अलग कमरे में बैठाया गया। उनके सामने ब्लैक बोर्ड पर गणित का एक सवाल लिखा गया और विद्यार्थियों से कहा गया, यह सवाल बहुत ही कठिन है, उम्मीद नहीं है कि तुम में से कोई भी इस सवाल को हल कर पाएगा। संसार में केवल 2-4 ही गणितज्ञ हैं जो इस सवाल को हल कर सकते हैं। तुम में से किसी से भी इस सवाल के हल करने की कोई उम्मीद नहीं है। अभी तक किसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी इस सवाल का सही हल नहीं निकाल पाए। तुम यह पूछोगे कि यह सवाल जब इतना कठिन है तो फिर तुम्हें हल करने को क्यों दिया गया है? इसका कारण यह है कि इस बात का पता लगाना है कि आप में से क्या कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस सवाल को हल करने की मद्दा रखते हैं या इस दिशा में 1-2 कदम आगे बढ़ा सकते हैं। पूरा सवाल सही कर लेने की तो आशा ही नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान से बुद्धिमान विद्यार्थी इस सवाल को हल नहीं कर पाए। एक प्रकार से वातावरण को पूरी तरह से निराशाजनक और हतोत्साहित करने वाला बना दिया गया। क्योंकि विद्यार्थियों से बार बार कहा गया है सवाल बहुत कठिन है, हल करना असंभव है, अतः सभी विद्यार्थी हताश हो गए। उनके हाथ ढीले हो गए, उनके मस्तिष्क सुस्त हो गए, क्योंकि परिणाम उन्हें तो पता था कि सवाल हल नहीं हो पाएगा। वे सभी मुर्दों की भांति हताश मन से सवाल हल करने में लगे रहे, लेकिन किसी के चेहरे पर चमक या खुशी का भाव नहीं था। दूसरी ओर शेष 10 विद्यार्थियों को अलग कमरे में बैठाया गया और वही गणित का सवाल ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया। इन विद्यार्थियों से कहा गया, सवाल बहुत आसान है, बहुत हल्का है, तुम में से सभी इस सवाल को हल कर लेंगे, क्योंकि तुमसे छोटी क्लासों के विद्यार्थी भी इस सवाल को हल कर चुके हैं।
अब तुम पूछोगे कि जब सवाल इतना आसान है तो आप लोगों को हल करने के लिए क्यों दिया गया है? इसका कारण यह पता लगाना है कि कहीं कुछ विद्यार्थी गलत तरीके से तो ऊंची क्लास में नहीं आ गए हैं, क्योंकि जब निचली क्लास के विद्यार्थी इस सवाल को चुटकी बजाते ही हल कर चुके हैं तो आप लोगों में से कोई असफल होगा, इसकी संभावना शून्य है। आप लोग जल्दी करो और इस सवाल को हल करके अपनी क्लास में लौट जाओ। इन 10 विद्यार्थियों के सामने उसी सवाल को बार बार आसान बताया गया। यह जानकर सभी विद्यार्थी पूरे उत्साह से प्रसन्नचित्त होकर सवाल हल करने में लग गए। उनकी शक्ति जाग गई, क्योंकि उन्हें परिणाम पता था कि सवाल बहुत आसान है और हल हो जाएगा। सवाल वही, क्लास वही, सभी विद्यार्थी समान स्तर बुद्धि के। घंटे भर बाद जब सवाल हल हो गया तो परिणाम देखा गया और परिणाम आश्चर्यजनक आया। पहले के 10 विद्यार्थी जिनसे कहा गया था कि सवाल बहुत कठिन है, केवल 2 विद्यार्थी सवाल को हल कर पाए। शेष 8 विद्यार्थी असफल हो गए। दूसरी ओर जिन विद्यार्थियों को बताया गया था कि सवाल बहुत आसान है, उनमें से 9 विद्यार्थियों ने सवाल को हल कर लिया। केवल 1 विद्यार्थी असफल हुआ। इस प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में घटती रहती है। इसलिए पूर्वजों ने कहा है कि हमें अच्छे वातावरण में रहना और कार्य करना चाहिए। सीधी सोच वालों को ही दोस्त बनाना चाहिए। जिन परिवारों में जीत का वातावरण होता है, खुशनुमा वातावरण होता है, उन परिवारों के बच्चे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अतः हमारे अभिभावकों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे बच्चों को प्रेरणा मिले। उन्हें कभी नहीं कहना चाहिए कि तुम टॉप नहीं कर पाओगे, वरन यह कहना चाहिए कि यदि तुम परीक्षा में टॉप नहीं करोगे तो कौन करेगा। हमें घर परिवार में भी जीत और सर्वश्रेष्ठता का माहौल बनाना चाहिए। धन्यवाद।